हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर और मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो मंथली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे जुलाई माह से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें 75 से अधिक क्वेश्चन होंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी का या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिएगा, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 1 जुलाई को। तो दोस्तों 1991 से 1 जुलाई के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है भारत में। और यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत के एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय। तो उनकी याद में, उनके जन्म दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है डॉक्टरों को उनकी अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना। यह केवल इंडिया में मनाया जाता है, नेशनल है, अगर इंटरनेशनल होता तो पूरे देशों में मनाया जाता। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो आंसर होगा इसका नागालैंड। दोस्तों नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यानी दिसंबर 2021 तक के लिए इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के अंतर्गत जो सुरक्षा बल होते हैं वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, यह उनके पास अधिकार होता है। यहाँ पर बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आंसर है इनका अभिमन्यु मिश्रा। दोस्तों 12 साल के हैं अभिमन्यु मिश्रा, तो ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं और ये रहते हैं अमेरिका में। दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड था 12 साल 7 महीने के GM सर्गेई कार्जियन के नाम, जो कि रूस के थे। तो अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है और अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो आंसर है इसका रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने रेल मंत्रालय से कहा है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाए। दोस्तों इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ और नाम बदले हैं, तो उनके हम डिटेल जान लेते हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया है और फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रख दिया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ की कैपिटल लखनऊ है और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है इसका विवेक राम चौधरी। यानी विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना में नया उप प्रमुख बनाया गया है, यानी वाइस चीफ बनाया गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो ध्यान से सुनिएगा, हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसका 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान 20वां है। दोस्तों 2020 में भारत का स्थान 23वां था, तो अब कुछ रैंकिंग सुधरी है और भारत 20वें स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पर इजराइल है, चौथे पर कनाडा और 5वें नंबर पर जर्मनी है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों लेक्चर को लाइक जरूर कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और आप दोस्तों की मदद करें, उनको शेयर करें ये लेक्चर, जिससे वो भी तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो दोस्तों FY3E को लॉन्च किसने किया है? चीन ने। चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, जो कि विश्व में बर्फ से ढके हिस्से में भी मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है, समुद्र की सतह का तापमान भी जान सकता है। इसके अलावा वो मौसम संबंधी जितनी भी आपदाएं हैं उनके प्रभाव को घटाने में मदद कर सकता है। और यह कितने साल तक काम करेगा? 8 साल तक। आप इस उपग्रह का नाम जरूर सुन लीजिएगा, नाम क्या है? FY3E। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों उस अभिनेता का नाम है दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। दोस्तों उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी 1944 से और उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जो कि बॉम्बे टॉकीज में प्रोड्यूस की गई थी। लगभग इन्होंने 50 सालों तक बॉलीवुड में काम किया और 65 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है। दोस्तों इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान इनका असली नाम था
और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री थे थावरचंद गहलोत और उन्होंने एक दिन अचानक इस्तीफा दिया और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। दोस्तों, थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट यानी खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा इसका नितिन गडकरी को। दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो उन्हें खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, इस खादी प्राकृतिक पेंट की बात करें तो यह गोबर से बना हुआ प्राकृतिक पेंट है जिसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है, यानी एक प्रकार से ये नेचुरल है। तो नितिन गडकरी ने कहा है कि वह युवा उद्यमियों को इसके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है उनका वीरभद्र सिंह, यानी हिमाचल प्रदेश के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? और कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है और उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो राजधानी शिमला है और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो आंसर है इसका अनुराग ठाकुर को। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में बदलाव करते हुए किरण रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया है। अनुराग ठाकुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनका खेलों के प्रति रुझान भी बहुत अधिक है, तो इसलिए उन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, खेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इस प्रकार से अनुराग ठाकुर 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वह कौन सा मोबाइल ऐप है? मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप। दोस्तों, इसके माध्यम से जो किसान होंगे वो मत्स्य पालन किस प्रकार से किया जाए, उसके तरीके क्या हैं, इन सभी को जान सकेंगे किस ऐप के माध्यम से? मत्स्य सेतु ऐप के माध्यम से। और इस ऐप को लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो उन्होंने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो आंसर है इसका जापान। दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई है 2021 के लिए। तो इसमें जापान का स्थान पहला है, दूसरा स्थान है सिंगापुर का, तीसरा स्थान है संयुक्त रूप से जर्मनी और दक्षिण कोरिया का, और सबसे खराब स्थान है दोस्तों, सबसे अंतिम पायदान पर है अफगानिस्तान। यानी सबसे खराब पासपोर्ट किस देश का है? अफगानिस्तान का। और सबसे अच्छा पासपोर्ट किस देश का है? सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? जापान का। और भारत का इस सूची में 90वां स्थान है, यानी 90 नंबर पर है भारत। तो भारत की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, इसकी मजबूती का कैसे पता लगाया जाता है? यानी कि वो किसी देश का पासपोर्ट कितने देशों में मान्य है, यानी कि उस पासपोर्ट में कितनी पूछताछ अधिक होती है या कम होती है। जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो भारत का इसमें स्थान 90वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल किस देश में किया जाएगा? तो आंसर है इसका भारत में। दोस्तों, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। और भारत के किस स्टेट में होगा? तो ये होगा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम है, तो वहीं पर ये सभी मैच खेले जाएंगे 2022 में। ये टूर्नामेंट शुरू होगा 20 जनवरी से और 6 फरवरी 2022 तक ये चलेगा। कौन सा टूर्नामेंट दोस्तों? महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका नगमा मलिक को। दोस्तों, नगमा मलिक को पोलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया है। नगमा मलिक 1991 बैच की IFS अधिकारी हैं, जो कि फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रही थी। पोलैंड की बात करें तो वार्से यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश हैं जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रसिया इसके पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो करने और आप उनके लिए रेफरल कोड यूज करें राजा नंबर 1, जिससे आपको कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो उसमें छूट मिल जाएगी। कोड जरूर याद रखें, राजा नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इसका विनय प्रकाश को। दोस्तों, भारत में नए जब से IT कानून बने हैं तो उसके बाद
जो भी कंपनी 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता रखती है तो उसे 3 प्रकार के अधिकारी बनाने होंगे। कौन कौन से? मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी। तो इस प्रकार से जो ट्विटर है उसने अपना शिकायत अधिकारी किसे बनाया है? विनय प्रकाश को। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी होंगे, ये तीनों भारत के होंगे, यानी इंडियंस होंगे। कोई बाहरी व्यक्ति इसमें नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। दोस्तों हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। दोस्तों दुनिया में 2 देश सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। उनमें से पहला देश है चीन और दूसरा है भारत। तो चीन और भारत के देशों को अगर हम मिला दें तो लगभग यहाँ पूरे विश्व की 30% जनसंख्या रहती है। 2021 की थीम क्या थी विश्व जनसंख्या दिवस की? तो थीम थी कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? तो आंसर है इसका हरियाणा सरकार ने। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अब इसे अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। बात करें खेलो इंडिया कार्यक्रम की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 से शुरू हुए थे और इसका पहला इवेंट हुआ था 2019 में और अभी लास्ट इवेंट हुआ है 2020 में। इसका पर्पज क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। इसका पर्पज है जमीनी स्तर पर प्रतिभा की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है इसका शेर बहादुर देउवा ने। दोस्तों शेर बहादुर देउवा इसके पहले 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के और उन्हें हाल ही में 5वीं बार राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है? तो आंसर है इसका यशपाल शर्मा का। दोस्तों पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज हैं यशपाल शर्मा। तो इनका 13 जुलाई 2021 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। ये 1983 की विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा हुआ करते थे और इनका जन्म हुआ था लुधियाना में। इन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला था पाकिस्तान के खिलाफ साल 1978 में और उन्होंने भारत के लिए 42 ओडीआई और 37 टेस्ट मैच खेले हैं। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है इसका पटना में। दोस्तों भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में खोला जाएगा और इसमें गंगा की डॉल्फिन का संरक्षण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं गंगा की डॉल्फिन, तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात में। दोस्तों गुजरात के रण ऑफ कच्छ में यानी कच्छ के रण में इसे स्थापित करने की घोषणा की है एनटीपीसी ने। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी है, यानी इसका काम बिजली का उत्पादन करना है और इसका वितरण करना है। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, राजकुमार सिंह भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका जॉर्जिया में। दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो उन्होंने जॉर्जिया में विलीसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। जॉर्जिया की बात करें तो यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा इसका मास्टर कार्ड पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर जरूर फॉलो कर लें और रेफरल कोड आपको यूज करना है राजा नंबर 1। तो यहाँ पर बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी और ये सभी बैंकों को यानी भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का डायरेक्टर होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। और इसकी ऑनरशिप किसके पास होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के पास। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका पीयूष गोयल को। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। इसके पहले सदन के नेता थे थावरचंद गहलोत, लेकिन वो कर्नाटक के राज्यपाल बन गए
तो फिर वो पद खाली हो गया था, तो पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। उनका जो कार्यकाल है वो 6 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है, यानी कितने लोगों का दल उसने भेज रहा है? तो आंसर होगा इसका 228 लोगों का। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत ने कितने लोगों का दल भेजा है? तो कुल टोटल 228 लोगों का दल भेजा है, जिसमें से 119 एथलीट हैं। दोस्तों, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों का दल भेज रहा है, जिसमें 119 क्या है? एथलीट हैं। 119 एथलीटों में 67 पुरुष हैं और 52 महिलाएं हैं, जिसमें लगभग 22 राज्यों के एथलीट शामिल किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो में, और ये 23 जुलाई से शुरू हुए हैं। 8 अगस्त को इनका समापन होगा। और अभी हम बता चुके हैं कि लगभग इसमें 206 देशों ने इसने हिस्सा लिया है, और इसकी ओपनिंग 23 जुलाई 2021 को होगी और क्लोजिंग होगी 8 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो सुरेखा सीकरी क्या थी? एक अभिनेत्री थी, और इन्होंने लगभग 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। और इनकी कुछ फिल्में हैं, तमस, मम्मो, जुबेदा और बधाई हो। और इनका एक डेली सोप था जिसका नाम था बालिका बधू, जो कि बहुत ही फेमस था। तो आपको याद रखना है, सुरेखा सीकरी एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया है? यानी भारत के भीम यूपीआई को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो आंसर इसका भूटान। तो भूटान में भीम यूपीआई को हाल ही में लॉन्च किया गया है, और भूटान एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां पर रुपे कार्ड जारी किया गया है, और इसके साथ साथ भीम यूपीआई को भी जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? तो आंसर होगा इसका गुरुग्राम, हरियाणा में। दोस्तों, देश का पहला ग्रेन एटीएम, ग्रेन मतलब होता है अनाज, और एटीएम एनी टाइम ऑटो टेलर मशीन होता है इसका नाम। तो देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर खोला गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। तो अभी इसको केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया गया है, और इसमें दोस्तों एक बार में 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलो तक अनाज आपको मिल सकता है। इसमें क्या होगा कि अब आपको राशन लेने के लिए राशन की दुकान नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधे एटीएम पर जाएंगे और एटीएम में अपनी पूरी जानकारी भरेंगे और वहां से अनाज ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आंसर इसका बनारस रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा मुंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। मुंडुआडीह रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के मुंडुआडीह क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? तो आंसर होगा इसका सानिया मिर्जा। दोस्तों, शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किसे गोल्डन वीजा मिला है? दुबई का सानिया मिर्जा का। तो दोस्तों, इस वीजा को मिल जाने के बाद वो दुबई में 10 साल तक रह सकती हैं, यानी यूएई में वो 10 साल तक रह सकती हैं और कोई कारोबार कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ये किसकी सहयोग से किया है दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जापान की सहयोग से हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन है, ये इसका नाम क्या है? रुद्राक्ष है। और ये रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किसके सहयोग से हुआ? ये आपको याद रखना है, जापान के सहयोग से। यहाँ पर जो लोग होंगे वो सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर डिबेट हो सकेंगी सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर की। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों कर्नाटक। तो रोजगार पैदा करने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी योजना 2021 को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस नई नीति से रोजगार, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण और ईंधन का संरक्षण को मजबूती मिलेगी। यानी जब वहां पर इलेक्ट्रिक टैक्सी चलेगी तो रोजगार भी प्राप्त होगा और पर्यावरण के लिए एक अनुकूल वातावरण भी प्राप्त होगा। इसके अलावा ईंधन का भी संरक्षण किया जा सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, और आपको रेफरल कोड पता है क्या यूज करना है? राजा नंबर 1। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको उस कोर्स में छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर होगा जी किशन रेड्डी ने।
दोस्तों भारत के पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, तो इन्होंने ब्रिक्स समूह की तरफ से जो पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। दोस्तों कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो उन्होंने ही किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा कि किसानों को उनकी लोकल लैंग्वेज में सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी, यानी अगर उन्हें कृषि से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो वो उनकी लोकल लैंग्वेज में उन्हें प्राप्त हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका अर्जुन मुंडा ने। दोस्तों भारत के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो उन्होंने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं को रोकना, और जो एसटी वाले क्षेत्र हैं जहां पर जनजाति के लोग रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो कोरोना वैक्सीन के प्रति जो अफवाह है उसको रोकना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित कर दिया है। तो अब इसका नाम होगा, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब इसका नाम होगा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय हुआ करता था, अब क्या होगा? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अब यह जो नाम है वो किसकी तर्ज पर बदला गया है? तो यह है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की तर्ज पर बदला गया है, यानी जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का नाम है उसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नाम बनाया गया है। कानून और न्याय मंत्री कौन है? हमारे भारत के किरण रिजिजू हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना ने भारत को कितने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं हाल ही में? तो 2 सौंपे हैं। और समझौता कितने का है? 24 का है। तो 24 में अभी 2 भेजे हैं भारतीय नौसेना को, अब बाद में और भी उनकी खेप आएगी। तो दोस्तों MH-60R हेलीकॉप्टर को बनाया किसने है? तो ये लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। दोस्तों जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जब वो भारत में एक अपनी ऐतिहासिक यात्रा में आए थे, जो कि जिसका कार्यक्रम गुजरात में किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था, तो उस कार्यक्रम के दौरान ही इन हेलीकॉप्टर को खरीद की बात की गई थी। तो उसके अभी 2 हेलीकॉप्टर भेज दिए गए हैं, अभी 22 हेलीकॉप्टर और आने बाकी हैं। हेलीकॉप्टर का नाम एक बार और ध्यान से सुनिएगा, MH-60R हेलीकॉप्टर, जो कि नौसेना में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के रूप में 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2009 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद यानी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका हरियाणा। तो हरियाणा में एक और स्कीम चलती है, उसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। तो एक जिला एक उत्पाद का जो लक्ष्य है वो क्या है कि एक जिले में एक उत्पाद बनना चाहिए। उसी प्रकार से अब एक और नई योजना लॉन्च की है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, यानी एक ब्लॉक में एक प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है हरियाणा सरकार की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू होने वाली ट्रेन सेवा का ट्रायल किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो रही है? नेपाल के बीच, जिसका हाल ही में ट्रायल किया गया है। दोस्तों इसका जो ट्रायल है ये कहां से कहां तक किया गया है? बिहार के जयनगर स्टेशन से नेपाल के कुर्था स्टेशन तक, और इस ट्रेन की जो गति थी वो थी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी कुल लागत है 619 करोड़ रुपए, और ये पूरा प्रोजेक्ट कहां से कहां तक है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा प्रोजेक्ट है जयनगर स्टेशन बिहार से बर्दीवास स्टेशन नेपाल तक। तो इसकी कुल लागत कितनी है? 619 करोड़ रुपए, और इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 34.50 किलोमीटर। और इस प्रोजेक्ट को कौन कौन तैयार कर रहा है? तो नेपाल रेलवे, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और नेपाल रेलवे इसको तैयार कर रहा है। भारत के रेल मंत्री कौन है? नए रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। तो याद रखिएगा, भारत के नए रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो किसानों के लिए कौन सी नई योजना बनाई है राजस्थान सरकार ने? तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना।
दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है किसानों को बिजली बिल में राहत देना। अब इसमें क्या होगा कि सरकार हर किसान के बिजली बिल पर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान के रूप में देगी। यहाँ पर बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर, सबसे बड़ी सिटी जयपुर है। गवर्नर है कलराज मिश्र, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 25 हैं। राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाला भारत का 10वां खिलाड़ी बन गया है, यानी 10वां बल्लेबाज बन गया है? तो वो बल्लेबाज है शिखर धवन। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो वनडे सीरीज चल रही थी उसमें शिखर धवन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और वो अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों उन्होंने यह उपलब्धि 143 मैचों में हासिल की है। इसके लिए उन्होंने 17 शतक भी लगाए हैं। अब बात करते हैं कि भारत में क्रिकेट को कौन सी संस्था कंट्रोल करती है, तो बीसीसीआई कंट्रोल करती है। तो बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सचिव कौन है? जय शाह हैं। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। और महिला कोच कौन है? रमेश पवार। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको, हाल ही में किसको राज्यसभा में सदन का उपनेता बनाया गया है? तो आंसर है इसका मुख्तार अब्बास नकवी को। दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता बनाया गया है। और नेता कौन बने हैं, मतलब जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, और उपनेता कौन बनाए गए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। और मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कौन से देश शामिल हुए हैं, यानी आईसीसी में कौन से नए देश शामिल हुए हैं? तो आंसर होगा इसका मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। आईसीसी में 3 नए देश शामिल हुए हैं। इस प्रकार से अब कुल 106 सदस्य हो गए हैं, जिसमें से 94 सदस्य सहयोगी सदस्य हैं, बाकी इसके एक्टिव सदस्य हैं। दोस्तों मंगोलिया और तजाकिस्तान एशिया के देश हैं, और मंगोलिया 22वां ऐसा देश है जो एशिया का जो कि आईसीसी में शामिल हुआ है, और तजाकिस्तान ऐसा देश है एशिया का जो कि 23वां ऐसा देश है जो कि आईसीसी में शामिल हुआ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड यूरोप का देश है, और यूरोप का यह 35वां ऐसा देश है जो कि आईसीसी में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ बनेगा? तो आंसर होगा इसका नोएडा में। दोस्तों साल 2020-21 के बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाने की घोषणा की थी। तो ये हेरिटेज कहाँ पर बन रहा है? तो नोएडा में बन रहा है। और इस हेरिटेज में क्या काम किया जाएगा? विरासत और संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। वर्तमान में हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के आदर्श वाक्य को अपडेट किया गया है। इसमें अंग्रेजी का कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो आंसर है इसका टूगेदर। टूगेदर शब्द जोड़ा गया है। इस प्रकार से नया ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या बन गया है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टूगेदर। तो इसका लैटिन भाषा में नाम क्या हो जाएगा? सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो अब ये नया आदर्श वाक्य है किसका? ओलंपिक का। और पुराना आदर्श वाक्य क्या था? तो ध्यान से सुनिएगा, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ था सिटियस, अल्टीसियस और फोर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है? तो दोस्तों यह मिसाइल है आकाश। दोस्तों आकाश का परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण स्थल से। विकसित किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, जिसे हम डीआरडीएल के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा डीआरडीओ ने, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने इसको विकसित किया है। इस मिसाइल की लंबाई है 560 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर, और यह मिसाइल 60 किलोमीटर वजन तक का विस्फोटक ढोने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम क्या है? एक बार और ध्यान से सुनने, आकाश मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो आंसर है इसका ब्रिस्बेन। दोस्तों ओलंपिक गेम्स 2032 में ब्रिस्बेन में होंगे, और ब्रिस्बेन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ऑस्ट्रेलिया साल 1956 में और साल 2000 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा अब यह 2032 में भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। आने वाले ओलंपिक खेल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में होंगी, और 2032 में होंगे दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश।
तो दोस्तों ये योजना किसके लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य है अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाना। इसका लाभ होगा तो इस योजना के तहत 4050 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं जिनके माता या पिता या दोनों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, तो उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दलित बंधु योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपसे कहेंगे कि आप इस लेक्चर को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे सपोर्ट हो सकेगा स्टडी कर को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हाल ही में दलित बंधु योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है, तो आंसर होगा इसका तेलंगाना में। दोस्तों शुभारंभ किसने किया है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना में किसको लाभ मिलेगा, जो बीपीएल परिवार हैं, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो दलित परिवार हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और उन दलित परिवारों को 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो आंसर है इसका 43 किलो भार वर्ग में। दोस्तों कैडेट विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है, बुडापेस्ट हंगरी में, यानी हंगरी की जो राजधानी बुडापेस्ट है वहाँ पर कैडेट विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। उनके नाम सुनिएगा, अमन गुलिया, सागर जगलान और तनु। तो बात आई है यहाँ पर हंगरी की, तो हंगरी की बात करें तो इसकी राजधानी बुडापेस्ट है और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक लैंडलॉक देश है। गर्म झील की सबसे बड़ी झीलों में से एक हैवी झील यहीं पर स्थित है। हंगरी की बात करें तो हंगरी आल्प्स पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ एक देश है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, तो मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, यानी रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर हैं, तो उन्होंने 202 किलोग्राम का वजन उठा करके सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। दोस्तों पहला स्थान चीन का रहा, दूसरा भारत का, तीसरा इंडोनेशिया का रहा। मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू मणिपुर स्टेट से अपना रिलेशन रखती हैं और चानू ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेमों में रजत पदक, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक, 2017 के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2020 के एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है, तो मध्य प्रदेश के वो 2 कौन से शहर हैं, ओरछा और ग्वालियर। दोस्तों ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है यूनेस्को के द्वारा। अब उनका विकास 3 सरकारें करेंगी, यानी 3 पार्टी करेंगी। इसमें भारत सरकार होगा, मध्य प्रदेश सरकार होगा और इसके अलावा यूनेस्को होगा। मतलब 3 लोग उसका विकास करेंगे। किसका किसका, ओरछा का और ग्वालियर का। दोस्तों ओरछा और ग्वालियर की बात की जाए तो ओरछा और ग्वालियर 7वें और 8वें शहर हैं जो एशिया से शामिल किए गए हैं, साउथ एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो आंसर होगा इसका संदेश झींगन को, यानी फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, संदेश झींगन को। दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, संदेश झींगन को। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है सुरेश सिंह बांगजांग को। बात करते हैं कि AIFF के अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल है। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1937 को, मुख्यालय दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया गया है, तो आंसर है इसका 26 जुलाई को। दोस्तों कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध था वो 26 जुलाई को समाप्त हुआ था और इसके तहत ऑपरेशन विजय हुआ था, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। और इस युद्ध में लगभग 550 सैनिक शहीद हुए थे और लगभग 1400 सैनिक घायल हुए थे। तो आपको याद रखना है कि जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस युद्ध की याद में, कारगिल युद्ध की याद में, जो कि 1999 में हुआ था। बात करते हैं कि कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो वो कौन सा मंदिर है, रामप्पा मंदिर। दोस्तों ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में ये स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह किस वंश से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कि ये काकतीय वंश से रिलेटेड है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो सरकार ने 2019 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर
की सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी, यानी भारत सरकार ने यूनेस्को को इसका नाम 2019 में भेजा था। 2021 में इसकी फाइनल लिस्ट में इसको चुन लिया गया है। दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, तो आप याद रखिएगा। और जो रामप्पा मंदिर है ये काकतीय वंश के एक शिल्पकार थे रामप्पा, तो उन्हीं के नाम पर ये इस मंदिर का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो 13 साल की वो कौन सी छात्रा है जिसने स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों उसका नाम है निशिया मोमोजी। तो निशिया मोमोजी ओलंपिक में कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीटों में शामिल हो गई हैं। तो उन्होंने यह जो गोल्ड मेडल है ये स्केटबोर्डिंग स्पर्धा में जीता है। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से खेल हैं? ध्यान से सुनिएगा। कराटे, स्केटबोर्डिंग, सफरिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 खेल हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में नए खेल शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल को भी शामिल किया गया है। सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? मार्जरी गेस्ट्रिंग के पास, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने 13 साल 268 दिन में गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। दोस्तों पूरे विश्व में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से। इसकी थीम क्या है 2021 की? तो ध्यान से सुनिएगा, देयर सर्वाइवल इज इन योर हैंड्स। तो 2021 की थीम जरूर याद रखनी है आपको। इसका जो उद्देश्य है वो है बाघों के प्रति जागरूकता फैलाना। पूरे विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। भारत में 2967 बाघ हैं। कितने हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, 2967 बाघ हैं और पूरी दुनिया में लगभग 3900 बाघ ही बचे हुए हैं। वर्तमान समय में देश में 28 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व हैं। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक टाइगर हैं? तो 526 टाइगर हैं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को अपन टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बासवराव बोम्मई ने कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, क्योंकि वीएस येदियुरप्पा ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद बासवराज बोम्मई वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों बासवराज बोम्मई की बात करें तो ये लिंगायत समुदाय से अपना रिलेशन रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? तो आंसर है इसका राकेश अस्थाना। दोस्तों राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनने से पहले बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल में ये डीजी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें जैसे ही ये रिटायर होने वाले थे तो उसके कुछ समय पहले इन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया है। दोस्तों ये चर्चा में कब आए थे? जब इन्होंने लालू प्रसाद यादव पर चार्जशीट दाखिल की थी चारा घोटाले में, तभी से ये सुर्खियों में आए थे। दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार के लेक्चर में। जय हिंद।